तो बच्चों आज आपका सेकंड पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आज आपके सामने हम सेकंड पेपर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में क्या है, आपका जो प्रथम इकाई है फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है शिक्षा की संकल्पना। सबसे फर्स्ट यूनिट क्या है, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट पॉइंट शिक्षा की संकल्पना। फिर शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, फिर शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, फिर आगे आपको पढ़ना है उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा के उद्देश्य तक हो गया। फिर आपको आगे उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, इतना आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो एक एक यूनिट को हम देखते हैं। तो आज आपका पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें आपका पॉइंट है शिक्षा की संकल्पना, यानी शिक्षा है क्या, बस उसी की यानी संकल्पना, इसका उद्देश्य उसी के परिप्रेक्ष्य में है कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य, उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं शिक्षा की संकल्पना क्या है या शिक्षा है क्या। पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले रखते हैं शिक्षा। शिक्षा क्या है, तो आइए देखते हैं शिक्षा क्या। शिक्षा, शिक्षा की अवधारणा या संकल्पना, अवधारणा या संकल्पना, जिसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं आप, अवधारणा या संकल्पना। तो शिक्षा क्या है, आइए देखते हैं हम एक एक पॉइंट में। तो बालक की, देखिए, बालक के व्यवहारों को, बालक के व्यवहारों को आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से प्रभावित करना, प्रभावित करना, अर्थात अर्थात शिक्षा के माध्यम से, अर्थात शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यवहार, बालक के या सीखने वाले व्यक्ति के, या सीखने वाले व्यक्ति के व्यवहार को, व्यवहार को पूर्ण रूप से सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से परिवर्तित करना है, परिवर्तित करना है। हमने क्या कहा, देखिए एक चीज, ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कि इसकी धारणा क्या है कि तो बालक के व्यवहारों को आंतरिक रूप से प्रभावित करना, अर्थात शिक्षा के माध्यम से बालक के, या सीखने वाला कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है बालक है, क्योंकि आपने देखा कि शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो उसमें बालक ही नहीं आएंगे, बल्कि जीवन पर्यंत चलना है तो बालक के बाद युवावस्था, परिपक्व अवस्था,
वृद्धावस्था यानी कि लास्ट स्टेज तक व्यक्ति कोई ना कोई नवीन अनुभव ग्रहण करता है जिससे उसके व्यवहारों में परिवर्तन आते हैं। वहीं कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है तो शिक्षा है, पर सीखना और सिखाना एक प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षा साधन है। शिक्षा के साधन की यानी शिक्षा रूपी साधन को साध कर ही क्या कर सकते हैं, हम अपने व्यवहारों को या दूसरे के व्यवहारों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो सीखने वाले व्यक्ति के व्यवहार को पूर्ण रूप से किसमें, सकारात्मक दृष्टि से, ऐसा नहीं है कि दूसरी गलत दिशा में आप परिवर्तित कर दीजिए तो परिवर्तन माना जाएगा, वो शिक्षा माना जाएगा, नहीं, सकारात्मक दृष्टि से परिवर्तित करना, सकारात्मक दृष्टि से परिवर्तित करना ही शिक्षा है, परिवर्तित करना ही शिक्षा है, शिक्षा है। यह शिक्षा क्या करती है, बालक के आंतरिक व्यवहारों को, शिक्षा क्या करती है, आंतरिक व्यवहारों को बाहर की ओर लाती है। जैसे अरस्तु महोदय ने क्या कहा, अरस्तु किसने कहा, अरस्तु महोदय, अरस्तु ने कहा, अरस्तु अरस्तु महोदय ने क्या कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, स्वस्थ मन का या मस्तिष्क का, मस्तिष्क का निवास होता है, निवास होता है। अर्थात बालक को सबसे पहले शिक्षा देने से पहले उसके स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। अर्थात सबसे पहले बालक के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए। फिर अरविंद महोदय ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा, अरविंद महोदय, अरविंद महर्षि अरविंद, महर्षि अरविंद, इनका कथन था, इनके कथन के अनुसार है कि अध्यात्म की ओर बढ़ना, शिक्षा, या ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा अध्यात्म से जोड़ती है, जोड़ती है। शिक्षा क्या करती है, अध्यात्म से जोड़ती है, यानी शिक्षा के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाना, शिक्षा के माध्यम से क्या, शिक्षा अर्थात शिक्षा ही वह साधन है, ऐसे कह सकते हैं, अर्थात शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के अंदर नैतिकता जागृत करके अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अरविंद जी ने कहा, महर्षि अरविंद ने, कि शिक्षा अध्यात्म से जोड़ती है, अर्थात शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के अंदर नैतिकता जागृत करके अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। किसने कहा, अरविंद महोदय ने कहा। अरस्तु ने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन या मस्तिष्क का निवास
होता है। अर्थात सबसे पहले बालक के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। यदि वह शारीरिक रूप से फिट है तो क्या होगा, वो उस कार्य करने के लिए, कुछ सीखने के लिए तत्पर होगा। यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कभी भी कार्य करने के लिए वो तत्पर नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं अब शिक्षा का अर्थ। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। ये कौन सा पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसकी यूनिट में आपने देखा शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य और उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, इतना हमको पढ़ना है, जिसमें आप शिक्षा की अवधारणा पढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब शिक्षा के अर्थ पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको 1 घंटे पढ़ाएं तो इसकी संकल्पना ही चलती रहेगी। तो शिक्षा की अवधारणा या संकल्प, आइए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं शिक्षा का अर्थ। क्या पढ़ेंगे अब, शिक्षा का अर्थ। क्या पढ़ेंगे हम लोग, शिक्षा का अर्थ। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसे कह सकते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास को, सर्वांगीण शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है, या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। लेकिन यदि हम देखते हैं तो शिक्षा के दो अर्थ निकलकर सामने आते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले तो हम कई अर्थों में शिक्षा, कई अर्थों में हम इसको व्यक्त करते हैं, इसके रूप बदलते गए। सबसे पहले प्राचीन कालीन शिक्षा, हम समझते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ क्या था। प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ, प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ। तो प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ क्या था, यानी प्राचीन काल में इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था शिक्षा का। तो जैसा कि सबसे पहले हम कहेंगे कि जो प्राचीन कालीन व्यवस्था थी, उस समय कोई लिखने पढ़ने की सामग्री या वस्तु नहीं होती थी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उस समय की जो प्रक्रिया थी शिक्षा की, वो दो ध्रुवीय थी। कौन सी थी, दो ध्रुवीय। किसने कहा था, एडम्स महोदय ने। एडम्स महोदय, एडम्स महोदय के अनुसार, के अनुसार एडम्स महोदय के अनुसार शिक्षा क्या थी, दो ध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया थी। क्या थी, दो ध्रुवीय, दो द्विध्रुवीय इसको कह सकते हैं, द्विध्रुवीय, दो ध्रुवीय प्रक्रिया। क्या माना गया, दो ध्रुवीय प्रक्रिया। पहला देखिए, एक शिक्षक होता था इसमें और एक शिक्षार्थी। एक शिक्षक होता था, शिक्षक, और दूसरा शिक्षार्थी। मेरी बात आपको समझ में आती होगी कि प्राचीन कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, दो ध्रुवीय प्रक्रिया थी। कैसी थी, दो ध्रुवीय प्रक्रिया। और दो ध्रुवीय प्रक्रिया में पहला अंग होता था शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। और किसके अनुसार, एडम्स महोदय के अनुसार। किसके अनुसार, एडम्स महोदय। एडम्स महोदय का समर्थन किसने किया था, रायवर्न। रायवर्न ने इनका समर्थन किया था। रायवर्न ने क्या किया था, रायवर्न ने एडम्स का समर्थन किया था, समर्थन किया था, समर्थन किया था किसमें, दो ध्रुवीय प्रक्रिया में। लेकिन दिया किसने था, एडम्स महोदय के अनुसार, इन्होंने ही बताया। तो उस समय शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्या होती थी, शिक्षा प्रक्रिया प्रारंभ होती थी, जिसमें देखिए मुख्य कौन होता था, उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षक पर निर्धारित थी। यानी केंद्र बिंदु जो होता था, केंद्र बिंदु कौन होता था, केंद्र बिंदु शिक्षक होता था, शिक्षक। क्योंकि कोई सामग्री न होने के कारण, सामग्री का अभाव होने के कारण शिक्षा व्यवस्था शिक्षार्थी पर नहीं लागू होती थी, बल्कि शिक्षक पर लागू क्यों होती थी, क्योंकि शिक्षक उस समय क्या करता था, मौखिक पढ़ाता था।
कैसे पढ़ाता था? मौखिक पढ़ाता था। और शिक्षार्थी क्या करते थे? उनके द्वारा पढ़ाए गए, उच्चारण किए गए मंत्रों का या फिर बताए गए ज्ञान का या कथाओं का अध्ययन कर लेते थे, इन्हें कंठस्थ कर लेते थे। और क्या करते थे? कैसे परीक्षा होती थी? पाक्षिक परीक्षा होती थी, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक 3 परीक्षाएं होती थी। साप्ताहिक बता दे रहे हैं आपको, उस समय जो परीक्षा होती थी, परीक्षा व्यवस्था कैसी थी? मौखिक थी। मौखिक यानी शिक्षक शिक्षार्थी 2 अंग होते थे। अंग कितने होते थे उस समय शिक्षक शिक्षार्थी की? अंग, शिक्षा के अंग। प्राचीन काल में ऐसे लिख दे रहे हैं, प्राचीन काल में शिक्षा के अंग, शिक्षा के अंग। प्राचीन काल में शिक्षा के अंग कितने होते थे? अभी ऊपर बताया आपको, 2 होते थे। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी। शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी 2 हो गए। फिर आपका प्रश्न उठता है, पहला हो गया। दूसरा, प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? प्राचीन काल में, प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? हमने अभी बताया मौखिक थी। कैसी थी? मौखिक। मौखिक कैसी थी? मौखिक थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौखिक थी। केंद्र बिंदु कौन होता था? शिक्षा किस पर आधारित होती थी? प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था किस पर आधारित होती? शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन काल आप जान ही रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था किस अंग पर आधारित थी? किस अंग पर आधारित थी? आधारित थी। किस पर आधारित थी? बोलिए। तो शिक्षक पर। किस पर? शिक्षक पर। वह जैसा चाहता था, जो चाहता था, जब चाहता था तब पढ़ाता था। शिक्षार्थी को मजबूर होकर वही पढ़ना होता था, उसकी रुचि हो या ना हो, फिर भी उसे पढ़ना होता था। और जान रहे हैं कि आज जो वर्तमान में शिक्षा है, शिक्षार्थी के रुचि, उसकी रुचि, उसके सामर्थ्य, उसके उसकी जो कैपेसिटी है, ग्रहण करने की जो क्षमता है, उन सबको देखकर रखा गया सिलेबस। वो अपनी इच्छा अनुसार अपने पाठ का चुनाव कर सकता है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। वो जो शिक्षक पढ़ाता था वही शिक्षार्थी को पढ़ना होता था। इससे कई बच्चे क्या होते थे? पढ़ने में असमर्थ होते थे, क्योंकि उनकी रुचि, उनकी सामर्थ्य नहीं होती थी। इसलिए वो क्या करते थे? शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते थे अधूरा। और शिक्षा व्यवस्था किस अंग पर आधारित होती थी? शिक्षक पर। और परीक्षा कैसे होती थी इनकी? परीक्षा, परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली कैसी होती थी? परीक्षा प्रणाली 3 भागों में विभाजित थी। परीक्षा प्रणाली किसमें? 3 भागों में। 3 भागों, अनेक भागों में विभाजित थी। किसमें? अनेक भागों में विभाजित थी। विभाजित थी। कैसे? सबसे पहले साप्ताहिक, नंबर 1 साप्ताहिक, साप्ताहिक। नंबर 2 पाक्षिक, जो 15 दिन पे आता है। साप्ताहिक 7 दिन पे आता है, पाक्षिक 15 दिन पे आता है। पाक्षिक, पाक्षिक ये कितने दिन पे? 15 दिन पे। मासिक, तीसरा मासिक, मासिक कितने दिन पे? 30 दिन पे। उसके बाद वार्षिक, 4 प्रणालियों में आधारित थी। वार्षिक, वार्षिक, वार्षिक ये आप जान रहे हैं 12 महीने। और इस तरह बालक क्या करता था? यदि कंठस्थ करके उसे सुना देता था, यदि बालक याद करके, याद यानी कंठस्थ जिसको कह रहे हैं, याद करके
शिक्षक को सुना देता तो वह पास माना जाता, पास माना जाता, और यदि नहीं सुना पाता था तो फेल माना जाता। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए। ये बीच बीच में पूछा जाता है कि प्राचीन काल में शिक्षा के कितने अंग थे, तो दो थे, शिक्षक शिक्षार्थी। प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, मौखिक थी। शिक्षा व्यवस्था किस अंग पर आधारित थी, शिक्षक पर आधारित थी। उस पर शिक्षार्थी से कोई मतलब नहीं था, वो पढ़े या ना पढ़े, उनकी रुचि हो या ना हो, उनके अंदर सामर्थ्य हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस समय कोई सामग्री नहीं होती थी। पूर्ण रूप से शिक्षार्थी शिक्षक पर ही निर्भर होता था, जबकि आज वर्तमान युग में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जहाँ चाहे, जिस स्थान पर चाहे रहकर, वो जिस साधन से चाहे, चाहे पुस्तक से, चाहे मोबाइल से, चाहे लैपटॉप से, वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए क्या है, आज शिक्षा बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं, लेकिन प्राचीन काल में वो शिक्षक केंद्रित थी। तो आप देख रहे हैं अनेक भागों में विभाजित थी। परीक्षा प्रणाली साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और वार्षिक होता था। यदि बालक क्या करता था, याद करके शिक्षक को सुना देता तो वह पास माना जाता था। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि प्राचीन काल शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। प्राचीन कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? प्राचीन कालीन शिक्षा के उद्देश्य। प्राचीन कालीन शिक्षा के उद्देश्य। प्राचीन कालीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। ऐसे कह सकते हैं कि जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी, अब उसके विषय में आपने देख लिया कि ये दो ध्रुवीय प्रक्रिया थी, सब कुछ था। उस समय शिक्षा का अर्थ, उस समय शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, उस समय शिक्षा का अर्थ क्या होता था? शिक्षा का अर्थ बालक का नैतिक, चारित्रिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, विकास करना था। सामाजिक विकास करना था, मतलब उसका खुद का विकास हो या ना हो, वो आगे बढ़ पाए या ना हो, लेकिन उसके अंदर नैतिकता हो, उसका चरित्र सत्य हो, मतलब उसके चरित्र में किसी प्रकार की बनावटीपन ना हो। अध्यात्म से जोड़ने का कार्य किया जा रहा था। सामाजिक विकास उसके अंदर डेवलप किया जा रहा था। तो ये सारी क्या थी उस समय, यानी प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य थे। नैतिकता की तरफ ले जाना, आध्यात्मिकता से जोड़ना, चारित्रिक उसका विकास करना, सामाजिक विकास, सोशल विकास करना उसका, ये सब शिक्षा के, प्राचीन कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। शंकराचार्य महोदय ने कहा, उसी समय कहा, किसने कहा? शंकराचार्य महोदय ने। शंकराचार्य महोदय, इन्होंने कहा, सा विद्या विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है, विमुक्त है, यानी विद्या वह है जो आपको सांसारिक आवागमन से छुट्टी दे दे। सा विद्या या वी मीन्स उपसर्ग है, मुक्त है, मुक्ति दे दे, यानी जो सांसारिक आवागमन, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति प्रदान करना है। उद्देश्य मुक्ति प्रदान करना है। किसके अनुसार? शंकराचार्य के अनुसार।
कि यानी सांसारिक सांसारिक आवागमन से छुटकारा, आवागमन से छुटकारा, सांसारिक आवागमन से छुटकारा दिलवाना। और ये सब कैसे संभव है? उसका नैतिक विकास करके, चारित्रिक विकास करके, उसे अध्यात्म से जोड़कर, उसका सामाजिक विकास करके, यानी लास्ट में उसे अध्यात्म से जोड़ दिया जाए कि कुछ नहीं, तू क्या करेगा, वह ईश्वर में लीन हो जाए, इतना ज्ञान हो जाए उसे कि वह ईश्वर में लीन हो जाए, अपने आप को कुछ समझे ना कि मैं कुछ नहीं, बस ईश्वर ने हमको भेजा है, हम उन्हीं की सेवा में समर्पित हो जाए। ये किस समय की थी? प्राचीन कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। आइए हम देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा क्या है। वर्तमान शिक्षा, चलिए आपने, आशा है कि लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान कालीन शिक्षा, या हम कह सकते हैं शाब्दिक शिक्षा का अर्थ। वर्तमान कालीन शिक्षा या वर्तमान कालीन शिक्षा या शिक्षा का अर्थ, वर्तमान कालीन शिक्षा का अर्थ या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, या आगे लिख सकते हैं या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब देखिए, यह शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, अब एक जैसे उसमें बताया कि उस समय शिक्षा क्या थी, द्विध्रुवीय प्रक्रिया थी। किसने दिया था? एडम। लेकिन इस समय जो वर्तमान में शिक्षा है, यही से हम शुरू करते हैं, वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने दिया इसको? जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी, जिसको आप सीधे लिख देते हैं डीवी, ऐसे लिखते हैं ना, जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी, लेकिन सही इनका क्या है? जॉन ड्यूवी। तो जॉन ड्यूवी ने दिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। अब इसमें देखिए, इन्होंने कहा शिक्षक हो, पहला अंग शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षार्थी, और तीसरा इन्होंने क्या जोड़ दिया? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, पाठ्यक्रम, यानी टीचर्स, स्टूडेंट और कैरिकुलम। अब देखिए पाठ्यक्रम को क्यों जोड़ा? इन्होंने कहा कि दो पक्ष, यानी जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो ये संपूर्ण, यानी जो शिक्षा है उसका संपूर्ण उद्देश्य मात्र शिक्षक और शिक्षार्थी से ही पूर्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे बताया कि प्राचीन कालीन जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से शिक्षक पर आधारित थी, शिक्षार्थी पर नहीं। और शिक्षक क्या करता था? जरूरी नहीं कि शिक्षक को ही सब आता रहे। और दूसरी बात, शिक्षक मनमानी कर सकता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, बच्चे को ना आते हुए, उसका सामर्थ्य ना होते हुए भी वह अपनी ही इच्छा अनुसार पढ़ा सकता है, उसकी इच्छा का कोई ध्यान नहीं रख सकता है। तो इसलिए उन्होंने, जॉन डीवी ने कहा कि नहीं, पाठ्यक्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप बाजार चले जाओ थैले लेकर, और क्या हो, आपको पता ना हो घर से हमें क्या लाना है, और वहाँ बहुत सारी सब्जियां हैं, आपके पैसे सीमित है, और क्या करेंगे आप भ्रमित रहेंगे, क्या लें, हम भिंडी ले, कद्दू ले, लौकी ले, परवल ले, शिमला मिर्च ले, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका उद्देश्य वहां से, घर से था ही नहीं, कुछ आपको कुछ बताया ही नहीं गया था, और आप बाजार में नहीं, भीड़ में जाकर फंस गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास पैसे जो है लिमिट में है। मेरा टारगेट है सिर्फ आपको मोटिव करना उस तरफ कि उसी प्रकार बालक के अंदर सामर्थ्य अपने अनुसार था, लेकिन बच्चे को क्या दिया जा रहा है? उसके सामर्थ्य से अलग शिक्षा दी जा रही है, तो वो पढ़ पाएगा नहीं ना। आपका सामर्थ्य बहुत कम है, आपसे कह दिया जाए कि आप 24 घंटे काम करिए,
आपका सामर्थ्य तो 2 घंटे का काम करने का, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जरूरी नहीं कि हर बालक परिपूर्ण हो, जरूरी नहीं हर व्यक्ति परिपूर्ण हो। आप अपने अंदर झांक के देखिएगा, कोई भी हो, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, कोई 1-2 सब्जेक्ट बहुत वीक होता है। जरूरी है कि बच्चे टीचर संस्कृत पढ़ा रहे हैं और उसे संस्कृत आता हो? नहीं। जरूरी है कि कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, जबरदस्ती उसको इंग्लिश ना आता हो, उसके अंदर वो क्षमता नहीं है सीखने की, तो क्या होगा, वो बच्चा सोचेगा कि मैं कमजोर हूँ और टीचर से भी उसको बाहर कर देंगे, जबकि उसके अंदर दूसरी योग्यता है, वह किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। वो इंग्लिश की बजाय हिंदी में आगे क्षेत्र में जा सकता है, संस्कृत में जा सकता है, या संस्कृत की बजाय इंग्लिश में जा सकता है। मतलब क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, वो सीख नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए वर्तमान शिक्षा में 3 ध्रुव यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बनाई गई, यानी पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, आपके करिकुलम को जोड़ दिया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम कि उस समय जो शिक्षा, शाब्दिक शिक्षा का अर्थ है, पहले यही से समझते हैं। इसका सही अर्थ है सर्वांगीण विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। और ये शिक्षा जो है, शिक्षा शिक्षा एजुकेशन शब्द का, एजुकेशन, शिक्षा क्या है, एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है, जो किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है, जो क्या है, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, भाषा के किससे लिया गया है, एडुकेटम, एडुकेटम शब्द से लिया गया है। एडुकेटम, यह शब्द 2 शब्दों से, उसी भाषा के, उसी भाषा के 2 शब्दों से, उसी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। 2 शब्द कौन से हैं, ई और ड्यूको। कौन सा, ई और ड्यूको, ई और ड्यूको। अब ई और ड्यूको जो बना है आपका, इसका अर्थ है, तो आगे हम बढ़ते हैं। जो ई और ड्यूको है आपका, ये उसी भाषा का, किस भाषा का, लैटिन, जिसका अर्थ है, आइए देखते हैं। ई का अर्थ, ई का अर्थ अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, बाहर की ओर। ड्यूको का अर्थ है, ड्यूको का अर्थ है, अर्थ है प्रकट करना या विकसित करना, प्रकट, प्रकट करना या, प्रकट करना या विकसित करना, विकसित, प्रकट करना या विकसित करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि बालक की आंतरिक शक्तियों को, बालक की आंतरिक शक्तियों को
आंतरिक शक्तियों को, बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर, बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करना, प्रकट करना या विकसित करना, विकसित करना ही शिक्षा है, ये शिक्षा है या शिक्षा का उद्देश्य है। यानी प्रकट करना या विकसित, बालक के अंदर पहले से ही शक्तियां विद्यमान है। शिक्षा उसे क्या करती है, उनके अंदर उत्पाद नहीं करती है, उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि उन्हीं शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करती है, बाहर की ओर में सुने उस योग्य बनाती है, उस सामर्थ्य को बाहर उन्हें उनके अंदर विकसित करती है। मतलब है तो पहले, लेकिन उसको और ज़्यादा विकसित करती है ताकि वह बच्चा क्या कर सके, अपने सामर्थ्य का सही उपयोग कर सके और वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो ये वर्तमान शिक्षा का सापेक्ष रहा कि वर्तमान शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा किस पे, वर्तमान शिक्षा किस पे केंद्रित थी, वर्तमान जो शिक्षा है, वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित है। किस पर, बाल केंद्रित, यानी बालकों पे केंद्रित, बाल केंद्रित थी, बाल केंद्रित है। और प्राचीन कालीन शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। और वर्तमान काल प्राचीन कालीन शिक्षा मौखिक थी, लेकिन वर्तमान कालीन शिक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है, वो मौखिक नहीं है, लिखित और मौखिक दोनों हैं कि हम जैसे भी चाहें वैसे परीक्षा ले सकते हैं। तो आइए एक बार मेरे साथ बोलिए कि शिक्षा, एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द, एडुकेटम यह शब्द एडुकेटम से बना है। एक शब्द जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, एडुकेटम शब्द से बना है, एडुकेटम शब्द से बना है। यह शब्द उसी भाषा के दो बच्चों जल्दी जल्दी में, दो शब्द कौन कौन सा, ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर, और ड्यूको जिसका अर्थ है प्रकट करना या विकसित करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करना ही शिक्षा है, प्रकट करना ही या विकसित करना ही शिक्षा है। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका शिक्षा का अर्थ रहा। तो ये आज आपको शिक्षा का अर्थ पढ़ाए हैं। अगले वीडियो में हम आपको परिभाषा और आगे उद्देश्य बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।